किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। राम राम सा चौपाल देखना आड़ा सगला दर्शक भाई बहनों को घणो घणो स्वागत है। आज ज्यां कि आप सगला जानो कि 2 अक्टूबर को दिन है और आज है गांधी जयंती। तो सेहू पहला तो आप सगला लोगों ने गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और गांधी जयंती को जो दिवस है बिना आपा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मना रहा हाँ 2007। तो गांधी दर्शन जो है, गांधी जी को जो जीवन है वो की तरीके से आज के टाइम में भी प्रासंगिक है। बहुत कुछ आपा आज भी वहाँ से सीख ले सका हाँ भी सब पे आज आप चर्चा करांगा। तो गांधी दर्शन पे प्रकाश डालने के लिए अपने साथ आज पधारी हैं डॉक्टर हंसा चौधरी जी। आप निदेशक हैं गांधी अध्ययन केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। आप पधारे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है हंसा जी आपको। धन्यवाद। तो हंसा जी जी कि आज आप गांधी जयंती मना रहे हैं तो गांधी जी के बारे में आज आप चर्चा करने वाला हाँ। तो गांधी जी की अगर बात करें जी आपको नाम हो मोहनदास, तो मोहनदास से महात्मा बनने तक को जो सफ़र हो वो वे क्या तय करो? मोहनदास करमचंद गांधी जो उनका पूरा नाम था, करमचंद उनके पिताजी का नाम था। मोहनदास करमचंद गांधी गुजरात के पोरबंदर में जन्म लेते हैं 2 अक्टूबर 1869 में और एक साधारण बालक हैं। साधारण उनका जो जीवन है वो चल रहा है और उस समय ऐसा नहीं था कि उनमें कोई अद्वितीय कोई क्षमता है, ऐसा कोई प्रमाण उस समय नहीं दिखता है। साधारण जीवन जीते हुए उनको लगा कि उनको आगे का जीवन जो है एक बैरिस्टर के रूप में जीना चाहिए। अपने पिता से वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और उनके पिता ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और उन्हें लंदन भेजा बैरिस्ट्री की उपाधि के लिए। लंदन में उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। वो भारत वापसी करते हैं और यहाँ पर भी वो एक साधारण वकील के तौर पर अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें भी उनको अपनी झिझक बोलने, वो सबके सामने बोलने में झिझकते थे। ऐसा व्यक्तित्व उनका रहा। 1893 में एक ऐसा मुकदमा उनके पास आता है जो साउथ अफ्रीका से है और उनसे आग्रह किया जाता है कि वो साउथ अफ्रीका आकर उस मुकदमे की पैरवी करें। अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी उनको ये निवेदन करती है कि उनके मुकदमे की पैरवी की जाए। 1893 में वो वहाँ जाते हैं और कुछ शर्तों के साथ वहाँ जाते हैं। 1 वर्ष रहेंगे, इस तरह की कुछ शर्तें थी उनकी। लेकिन एक घटना उनके साथ जब घटती है, उस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और ये दिशा उनको ले जाती है सीधे महात्मा की तरफ, जो उनको एक मोहनदास से महात्मा बनने की ओर ले जाती है जी। वो घटना थी कि प्रथम श्रेणी के रेलवे टिकट होने के बावजूद उनको उस ठंड की रात में प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया जाता है सामान सहित और जो
बताया जाता है, कारण वो बताया जाता है कि आप एक यूरोपियन नहीं हैं, आप एक गोरे नहीं हैं, इसलिए आप गोरे व्यक्ति के साथ उस श्रेणी की रेलवे डिब्बे में सफ़र नहीं कर सकते। गांधी जी ने ये घटना, क्योंकि अकेले उनके साथ घटी है, हो सकता था वो उसको दूसरों के सामने ना बताते, इस घटना का जिक्र ना करते, तो उनको अपना अपमान ना महसूस होता, लेकिन इस घटना ने उनको सोचने पर मजबूर किया कि ये घटना केवल मेरे साथ नहीं है, बल्कि ये तो यहाँ पर रह सभी भारतीयों के साथ है और मुझे ये तस्वीर बदलनी चाहिए। यहीं से उन्होंने ठाना कि क्यों नहीं मैं इस अन्याय का विरोध करूं। वो जब इस बारे में सोच रहे हैं तो वो अकेले हैं, लेकिन अगले दिन ही धीरे इस पर उन्होंने जब अपने साथियों से बातचीत की, धीरे धीरे उनके साथ एक कारवा जुड़ता चला जाता है। वहाँ के एक न्यूज़पेपर में अपनी वो बात रखना शुरू करते हैं, पब्लिक ओपिनियन उस न्यूज़पेपर का नाम था, और यहाँ से धीरे धीरे लोग उनकी उस बात को सुनना समझना शुरू करते हैं कि हम यहाँ पर काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा पूरा अधिकार है। और वहीं से उन्होंने धीरे धीरे वहाँ की जो अन्यायपूर्ण नीतियाँ थी, कानून थे, उनका विरोध करना शुरू किया। वहाँ के मज़दूरों के साथ जो एक अमानवीय व्यवहार हो रहा था, एक अलग तरह की नीति अपनाई जा रही थी जो उनको ससम्मान जीने के लिए रोक रही थी, उसको उन्होंने विरोध करना शुरू किया। और आखिरकार वहाँ की ब्रिटिश सरकार ने उस कानून को वापसी ली और गांधी जी अब तक एक महात्मा के रूप में वहाँ पर स्थापित हो चुके थे। जैसा उनका जीवन चक्र था, जैसी उनकी जीवन शैली थी, एक साधारण थी, और वो कुछ शर्तों के साथ अपना जीवन जीते थे, जिसमें सत्य था, अहिंसा था, स्वच्छता था। कुछ ऐसे नियम थे जो वो वहाँ पर अपने द्वारा स्थापित आश्रमों में निभाते हैं। वहाँ उन्होंने फिनिक्स और एक टॉल्स्टॉय फॉर्म नाम से एक 2 आश्रम स्थापित किए, और वहाँ पर रहने वाले निवासियों पर कुछ शर्तें लागू होती थी, जिनमें था श्रम उनके लिए बहुत ज़रूरी था। और गांधी जी ऐसा नहीं था उपदेश देते थे, बल्कि खुद भी वो उस श्रम के कार्य में सहयोग करते थे। और गांधी जी का ये मानना था कि व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, किसी भी कार्य को छोटा बड़ा मानने की उनकी नीति नहीं थी। इसीलिए वो श्रमिकों के काम को भी उतना ही तवज्जो दे रहे थे। उनका मानना था कि जैसे एक डॉक्टर का अपना काम होता है, वैसे ही एक मज़दूर का भी अपना काम है। उन दोनों के बीच में कोई वरीयता बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समाज में फिर विषमता पैदा करता है, और वो चाहते थे इस विषमता को दूर करना। महात्मा गांधी ने जब अपनी उन नीतियों को व्यवहार में बदला और भारत में जब वो वापस आते हैं, और जिस सादगी से वो अपना जीवन जी रहे थे, और इसी कारण फिर उनको बोलना पड़ा, टैगोर जी ने जैसे उनको महात्मा कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको महात्मा कहा, तो उनका महात्मा का जो जीवन चक्र पूरा रहा वो उन्होंने करके दिखाया। जी, तो कहने का मतलब एक बांके जीवन की एक घटित घटना इसी घटी के मतलब बांके पूरे जीवन को है जो को आप कैस कहाँ के बांकी दिशा ही एकदम पलट गई, और वह एक आम इंसान से, मोहनदास से वह महात्मा बना। तो बिल्कुल कोई भी इंसान के जीवन में यहाँ उसके कि एक आम आदमी के जीवन में जब भी कोई घटना घटे तो एकदम से की ज़िंदगी है वह बदल जाओ। लेकिन आप भी सही बात है कि एक आम इंसान की अगर बात करा और बिकसा के इसी घटना घटित होती तो शायद वो छुपातो ही चीज़ ने कि भाई मेरी बेइज्जती होगी, आपा कोई ना बताऊंगा। लेकिन अठवा की महात्मा हरी बात है जिसके बाद झलक है कि वह इस चीज़ ने सामने लेके आए, बल्कि और लोगों के लिए भी वह कदम उठायो कि आपा ने दूसरा के जीवन में इसो हो रहा है बी के लिए आपा ने कुछ करना है। तो बिल्कुल महात्मा हरी बात तो है ही। और जी आपा बाने बापू भी कहा हाँ, तो बिल्कुल वह सबके लिए काम कर रहा, सबके लिए लड़ रहा, वो भी सत्य और अहिंसा ने सागर ले लड़ा। और अब बात करा जाए कि अगर छोटी छोटी कुछ इसी बात जो के जीवन से आपा ने सीखने ने मिले, अगर सारा अपना युवा वर्ग का जगह टाबर या आपा सब भी अपने जीवन में उतारांगा तो एक सार्थक जीवन आपा जी सका। हाँ, तो कौन कौन सा ऐसा गुण है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपा वहाँ से ग्रहण कर सका। हाँ, गांधी का सबसे बड़ा तो ये था कि वो संग्रह में यकीन नहीं रखते थे, जो आजकल एक प्रवृत्ति है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद के पास इकट्ठा करके रखा जाए। गांधी जी का ये मानना था कि ये जो प्रकृति है उसने सभी व्यक्तियों को देने के लिए अपने आप को सक्षम बनाया है, लेकिन किसी के लालच को वो पूरा नहीं कर सकती। तो गांधी जी का एक तो जो अपरिग्रह वाला जो सिद्धांत था कि संग्रह उतना ही करो जितनी तुम्हारी ज़रूरत है और उतना छोड़ दो जो दूसरों के उपयोग के लिए आ सके। अगर इस चीज़ को अगर आज हम अपनाते हैं तो देखिए जहाँ पर लोग आज भुखमरी है,
जिन लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता है, इतना तो खाना लोग वेस्ट कर देते हैं, अगर वो प्रवृत्ति अगर हम गांधी जी की अपना लें कि एक दाना भी हम व्यर्थ में ना गंवाएं, तो ये सभी के लिए उपयोगी सार्थक होगा। दूसरा, उनका स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा ध्यान था। मैं जिक्र करूं उनके द्वारा स्थापित आश्रमों की। गांधी जी ने सबसे पहले फिनिक्स एक सेटलमेंट नाम से आश्रम स्थापित किया साउथ अफ्रीका में, नेटाल जो कॉलोनी थी उसमें उन्होंने स्थापित किया। इस आश्रम में उन्होंने पहले से ही कुछ नियम उन्होंने बना रखे थे जिसमें स्वच्छता पर वो पूरी तरह से जोर देते थे, और उनका मानना था कि आश्रम में सफाई का काम किसी नौकर से या किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप कर ना किया जाए, बल्कि उस आश्रम में रहने वाले सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी होगी कि वो आश्रम को पूरी तरह से स्वच्छ रखेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि भोजनालय में जब आप भोजन की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर स्वच्छता का कैसे ध्यान रखा जाएगा, अगर हमारे यहाँ शौचालय हैं तो शौचालय को किस तरह से स्वच्छ रखा जाएगा, और ये हर व्यक्ति की ड्यूटी होती थी। इसमें गांधी जी खुद भी सहयोग करते थे कि बच्चों में स्पेशली, बच्चों में विशेष रूप से वो मानते थे कि बच्चों को अगर हम शुरुआती तौर से ही स्वच्छता का पाठ पढ़ा देते हैं तो वो आगे चलकर स्वच्छता को अपने जीवन का मिशन बना लेते हैं। और जब हम अपने आसपास का पूरा जो स्थान है वो स्वच्छ रखते हैं तो खुद ब खुद मानिए कि हर व्यक्ति इस तरह से रखेगा तो पूरा देश अपने आप स्वच्छ होगा। अहिंसा पर उनका विशेष रूप से जोर रहा। उनका मानना था कि अहिंसा एक इतना बलवान या शक्तिशाली हथियार है जिसमें आप किसी बड़े से बड़े योद्धा को भी हरा सकते हो। इसके लिए उन्होंने कहा कि अहिंसा को कोई कायर व्यक्ति नहीं अपना सकता, बल्कि जो जितना ज़्यादा शक्तिशाली है व्यक्ति वो ही उसको अपना सकता है। और उन्होंने अपने जीवन में, चाहे उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपने द्वारा जो भी आंदोलन चलाए उनकी बात करें, या भारत वापसी के बाद उन्होंने जितने सत्याग्रह या जितने बड़े उन्होंने आंदोलन चलाए, उन सभी में वो विशेष रूप से अहिंसा को प्रोत्साहित करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि व्यक्ति का अहिंसा से प्राप्त किया हुआ जो लक्ष्य है वो उस अपवित्र साधन की वजह से वो भी अपवित्र हो जाता है। तो वो साधन की पवित्रता पर भी उतना ही जोर देते हैं। गांधी जी का एक ये भी मानना था कि जो समाज है उसमें महिलाओं का उतना ही योगदान होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि गांधी जी जब 1915 में भारत वापस आते हैं और यहाँ पर आने के बाद उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोखले जी ने उन्होंने सलाह दी थी कि आप यहाँ पर पहले पूरे भारत में घूमें, भ्रमण करें आप, और जानें कि वास्तविक भारत क्या है, वास्तविक भारत की समस्याएं क्या हैं, वास्तविक भारत का जो व्यक्ति है वो क्या सोचता है, उसकी क्या आकांक्षाएं हैं। गांधी जी वैसा ही करते हैं और उन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया और 1920 में जाकर वो पहला अपना आंदोलन शुरू करते हैं। इस आंदोलन की जो मुख्य विशेषता थी वो ये विशेषता थी कि अब महिलाएं इन आंदोलनों में हिस्सा ले रही थी और इसमें कस्तूरबा जी उनका पूरा सहयोग करती हैं और महिलाएं उसमें नेतृत्व की स्थिति में भी आती हैं और उन्होंने ये करके दिखाया कि समाज में अगर कोई बुराई है, समाज में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हटाने की ज़रूरत है, जिनका विरोध करने की ज़रूरत है और महिलाओं को अगर मौका दिया जाए तो वो अपनी प्रतिभा का ज़रूर एक प्रदर्शन करती हैं। और गांधी जी ने हमेशा उनको एक लीडिंग पोजीशन दी जिससे महिलाएं जो पहले तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहती थी वो सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन गई। बिल्कुल। तो कहने को मतलब है कि जठापा ने लागतों के महिलावां हैं जो कि सिर्फ घर के कामकाज के लिए बनी हैं, बा एक सोच चल रही थी बी टाइम के अंदर गांधी जी बने आगे ले रहा, समाज के लिए भी ले रहा, आगे ले रहा है और नेतृत्व तक को काम बने दियो गयो और आंदोलन भी वह जितना भी कराया आप देखा कि वह अहिंसा के साथ कराया और कयो भी जाओ बने शांति और अहिंसा को पुजारी भी बने कयो जाओ। तो बिल्कुल अहिंसा सीख भी आपने मिले है क्योंकि आज के टाइम में आप देखा कि आजकल हर कोई मतलब यहाँ कहना कि गुस्सो तो नाक पे ही धरे रहे हो लोगों के, थोड़ो सो चाल तो कोई के टकरा भी जावा तो यहाँ लगा कि वो इंसान की जान ले लो, मतलब एक हिंसा है जो कि बहुत सिर चढ़ के बोल रही है। तो इससे में वाकई में आपने अहिंसा को पाठ गांधी जी से पढ़ना चाहिए। और एक साथ ही आप बात करा शिक्षा की बात करा तो आज के कुछ टाइम से आप देखा कि बेरोजगारी अगर है, मतलब शिक्षा तो काफ़ी है, शिक्षित बच्चा भी है लेकिन बेरोजगारी वहाँ में फेर भी है, कठिन न कठिन लगा के कौशल की कमी बाका अंदर है। और गांधी जी की अगर बुनियादी शिक्षा की आप बात करा तो की तरीके से वह कौशल ने आगे रखे हो तो वहाँ के बारे में आप जानेगा थोड़ा।
गांधी जी का शिक्षा पे शुरू से ही बहुत उनका एक लगाव रहता था। जी। और जब उन्होंने अपने, मैंने जैसे पहले भी बताया कि फिनिक्स में और जो टॉल्स्टॉय फार्म था वहाँ पर भी जो परिवारजन रहते थे, उनमें बच्चे भी बहुत सारे वहाँ रहते थे। गांधी जी ने उनकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी खुद ली। उनके लिए भी उन्होंने कुछ नियम बनाए थे। सबसे पहला नियम जो उन्होंने कहा कि जो भाषा है वो मातृभाषा, प्रारंभिक शिक्षा हमेशा बच्चों को मातृभाषा में दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को कुछ इस तरह के हस्तशिल्प के कार्य, साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि से संबंधित कार्य, बागवानी से संबंधित कार्य ये सिखाए जाने चाहिए। और भी ऐसे परंपरागत कुछ पहले के उद्योग हुआ करते थे जो घरों में चलाए जाते थे, जैसे बढ़ईगिरी का कार्य है, कुम्हार का जैसे कार्य है। तो उनको लगता था कि बच्चों को ना केवल सैद्धांतिक शिक्षा दी जाए बल्कि व्यावहारिक और ये कौशल से संबंधित जो शिक्षा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो बच्चा है बड़ा होकर उसको बेरोज़गारी से उसको सामना नहीं करना पड़ेगा, वो अपना खुद भी रोज़गार शुरू करेगा और साथ ही दूसरों लोगों को भी वो रोज़गार उपलब्ध कराएगा। इसलिए गांधी जी ने, जब आपने जैसे बुनियादी शिक्षा की बात की, उसको वो नई तालीम भी कहते हैं, इसमें उन्होंने श्रम को उसका अभिन्न हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि जो औपचारिक शिक्षा है उसके साथ साथ शारीरिक शिक्षा का उसमें होना ज़रूरी है। ये नियम केवल विद्यार्थियों पर ही नहीं था बल्कि शिक्षकों पर भी था, क्योंकि उनका मानना था कि जैसा शिक्षक जीवन जीता है उससे वो उन बच्चों के लिए आदर्श स्थापित करते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि जब हमारे स्कूल का जो कार्यक्रम हम तय करते थे उसमें 3 घंटे की जैसे शिक्षा, औपचारिक शिक्षा होती थी, तो 2 घंटे के लिए बच्चों से शारीरिक श्रम भी कराया जाता था। इससे गांधी जी को लगता था कि हम 2 साध्यों को इससे साध रहे हैं। एक साध्य होता था कि बच्चों को आगामी जो उनका उद्योग है, जो कौशल वो प्राप्त कर सकते हैं वो तो हो ही रहा है, साथ ही उनको श्रम की जो महत्ता है वो भी पता चलती है। साथ ही उनको ये पता चलता है कि जो मज़दूर वर्ग है वो काम कर रहा है तो उसकी क्या उपयोगिता है, और उसको निम्नता से ना देखा जाए। जिस तरह से जो वाइट कॉलर की एक प्रणाली बनती जा रही है, एक आकर्षण है उस तरफ, उसकी बजाय वो उनको जड़ों से जोड़ने का प्रयास करते थे। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा में साथ में कहा कि जो शिक्षक होंगे उनको भी अपनी शिक्षा को एक रोज़गार की तरह नहीं देखना है, उसको एक व्यवसाय की तरह नहीं देखना है, बल्कि उसमें अपने एक सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए बच्चों को समय के अनुकूल शिक्षा देनी है। विभिन्न भाषाओं का ज्ञान भी कराया जाना चाहिए। साथ ही श्रम की महत्ता को स्थापित करने के लिए रोज़ उनके साथ शारीरिक श्रम भी करना होगा। तो बुनियादी शिक्षा मातृभाषा से जहाँ शुरू होकर बाद में उनको कौशल तक जोड़ती है, जो अल्टीमेटली हमें ले जाती है एक रोज़गार, जिसको कहेंगे आत्मनिर्भरता की ओर हमें ले जाती है कि बच्चों को रोज़गार के लिए कहीं भटकना नहीं होगा। जी, और ये सारी बात आज आप देख रहे हैं, आपने जो नई शिक्षा नीति है भी में सारी लागू भी करी गई है। जब मातृ शिक्षा की मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की है, या हाथ को हुनर की जठे बात थी, यानी कौशल विकास की बात है, वह भी आज आपने शिक्षा के साथ जोड़ी गई है। तो बिल्कुल कठिन कठे आप देखा गांधी दर्शन से ही आप प्रेरणा अपने अठे भी मिली है। एक सादा जीवन की आप बात करी, बिल्कुल गांधी जी जब भी आपना ध्यान आवे तो एक धोती में आपा एक इंसान ने आपा एक कल्पना करा, तो सादा जीवन उच्च विचार आप बात ही वहाँ साथ में। तो आज जो गांधी जी की विचारधारा है, मतलब दिखावा में विश्वास को नहीं करता, लेकिन आज के टाइम में जो लोग आज इतो दिखावो कर रहा है, जो क्या कहना कि दिखावे के चक्कर में कर्ज के नीचे भी दब रहा है, तो बाना आप कहीं कहना चाहोगे गांधी दर्शन के माध्यम से? गांधी एक उस समय के बैरिस्टर थे, और अगर वो चाहते तो एक सूट पहनने वाला व्यक्ति जिसको श्रम से किसी तरह का कोई सरोकार ना होता, जो एक उच्च जीवन जी सकता था, सुविधाजनक जीवन जी सकता था, लेकिन उन्होंने जीवन का उद्देश्य केवल खुद के हितों को ना देखते हुए उस समय समाज की क्या समस्याएं हैं, समाज में व्यक्ति किन परेशानियों को से जूझ रहा है, उन परेशानियों को दूर करने से अपने आप को उन्होंने स्थापित कर लिया। आज अगर व्यक्ति गांधी से अगर कुछ प्रोत्साहन लेता है या उनसे कुछ किसी रूप में प्रभावित होता है तो उनकी सादगी वाला ही है, क्योंकि गांधी जी ने जिस धोती का जो निर्णय था कि कम से कम वस्त्रों का जो वो उपयोग कर रहे थे, उसके पीछे कुछ ऐसी ही कुछ घटनाएं थीं जिनकी वजह से गांधी ने ये स्वीकार कर लिया कि मेरे देश में जब लोगों के पास, महिलाओं के पास पूर्ण रूप से सही तरीके से कपड़े पहनने की नहीं है, तो मुझे क्या अधिकार है कि मैं पूरी तरह से वस्त्रों से ढका रहूं।
उन्होंने उसी दिन से बिहार की एक घटना हुई थी जहाँ पर उनके द्वारा एक आंदोलन किया जाना था, लेकिन महिलाओं के सम्मिलित ना होने पर जब कस्तूरबा उसका कारण जानने जाती हैं तो उन्हें पता लगता है कि महिलाओं के पास बाहर जाने के लिए उपयुक्त कुछ वस्त्र जो उपयुक्त होने चाहिए उस तरह के उनके पास नहीं है। तब कस्तूरबा जब ये बात आकर गांधी को बताती हैं तो गांधी ने इस घटना को उनके जीवन में एक और फिर एक नया परिवर्तन लाती है और उन्होंने इसको इस रूप में लिया कि मेरे यहाँ के समाज में जब इतनी निर्धनता है तो मैं उस निर्धनता में अपने आप को एक धनिक वर्ग के रूप में तो कहीं नहीं जोड़ सकता। तो उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं अब एक धोती में रहूँगा और इसी से वो मैसेज देना चाह रहे थे कि इससे मेरा व्यक्तित्व कमज़ोर नहीं हुआ, बिल्कुल, बल्कि उनके जीवन में एक नया ध्येय उनके सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं मेरे यहाँ के लोगों को कैसे रोज़गार से उनको जोड़ूं जिससे उनकी जो सामान्य जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो सकें। तो आज का युवा वर्ग अगर उन सादगी से जुड़ा जो एक महात्मा है उनसे अगर इंस्पायर होते हैं तो उनके जीवन में जो ये दिखावा है वो अपने आप दूर हो जाएगा। दिखावे से आप अपने आप को कष्ट देकर दूसरों को खुश करने की जो नीति है उससे अपने आप को दूर करेगा, बल्कि अपने आप को कष्ट ना देख के समाज के साथ अच्छा करने के लिए वो अपनी नीति अपनाए। बिल्कुल, मतलब कर्म अच्छा होना चाहिए, अपनी सोच अच्छी होनी चाहिए। कपड़ा भले ही शायद उच्च नहीं हो, विसा नहीं हो, लेकिन आपा साधारण पहनावे के अंदर भी आपनो अगर चारित्रिक विशेषता है और गुण है तो वह सामने आवा गई। जहाँ महात्मा गांधी जी का भी आया। गांधी जी है जका स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया करता, और चरखे की तस्वीर भी जब अपन दिखे तो अपन गांधी जी याद आवे। सूत काटता या चरखे के ले बैठे तो अपनों काम भी वह खुद करता, वो भी मैं सुने। हाँ, तो अपना काम अगर हर बच्चों या हर युवा पीढ़ी अपना आप करने लग जावे और वो बदलाव वह अपने अंदर लिया हुआ तो इससे भविष्य में बाकी जो मतलब भविष्य बांको है वो और सफल हो सके, सुंदर हो सके। गांधी जी देखिए अपने आश्रमों में जब उन्होंने फिनिक्स शुरू किया तो उनको लगता था कि हमें कम से कम यहाँ पर अपनी ज़रूरतें रखनी है और पैसा कम से कम हमारा उपयोग में लेना है। इसी में घटना सामने आती है कि उन्होंने कहा कि आप जब भी जाएं, आपको अगर शहर जाना है तो आप पैदल यात्रा करिए। अच्छा। और साथ ही फिर मुझे ये समस्या आई कि ठीक हम पैदल तो जाते हैं लेकिन हमारे जूते टूट जाते हैं। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, इसका भी हम कोई ना कोई समाधान ढूंढते हैं। और वो समाधान ढूंढते हैं कि वो खुद ही जूते बनाना भी सीख जाते हैं। और गांधी जी ने ये जब कौशल खुद सीखा, आश्रम वासियों को सिखाया, तो उससे ये समझ में आया कि हम कैसे अपने काम अपने आप कर सकते हैं। और जब हम अपने आप अपने कामों को करते हैं तो उससे जुड़ाव महसूस करते हैं, उसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं। और गांधी जी का जो व्यक्तित्व था वो इसी रूप में जुड़ा हुआ था। ऐसा नहीं था कि वो गांधी जी ने आश्रम स्थापित किए तो उनके सारे काम दूसरे लोग कर रहे हैं। वो ज़्यादातर काम अपने हाथों से खुद करना पसंद करते थे। और यहाँ तक भी होता था कि अगर आश्रम में कोई बीमार हो रहा है तो गांधी जी खुद उसकी सेवा किया करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ही उस बीमारी का समाधान किया जाना चाहिए, इलाज किया जाना चाहिए। तो अगर उनके द्वारा अगर हम आज भी हमारे बच्चों में हम सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चा खुद अपना काम करता है तो उसमें उसके जीवन में एक अनुशासन आता है। अनुशासन गांधी जी के लिए बहुत अनिवार्य था। उनके जो आश्रम जो जितने भी उन्होंने स्थापित किए उसमें सभी में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता था। सुबह से लेकर रात तक उनका अपना एक रूटीन होता था। और मैंने पहले ही आपको बताया भी कि बच्चों को विशेष रूप से उन चीज़ों में जोड़ा जाता था जिससे शुरुआती तौर पर उनकी बुनियाद ही इस तरह से रखी जाए कि वो स्वयं अपने काम करके खुश हों और उनसे अपने आप को जोड़ें और दूसरों की सहायता करने पर भी अपने आप को उनको अच्छा महसूस हो। तो गांधी जी का जो जीवन था, जैसे उन्होंने खुद भी कहा है कि मेरा जो जीवन है वो तो प्रयोग ही है एक तरह से। तो गांधी जी ने जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग किए हैं और वो प्रयोग इतने सार्थक रहे कि उनके द्वारा जो स्थापित आश्रम थे उनको एक तरह से जीवित प्रयोगशाला के रूप में कहा जाता है। बिल्कुल, आज हर इंसान चाहे कि मैं पूरी दुनिया ने बदल दूं, लेकिन गांधी जी भी क्या करता है कि सबसे पहले बदलाव की शुरुआत खुद से करी जावे और वो आप अनुशासन से लेकर आ सका। अनुशासन अगर आप अपने पर रखना सीख जावा तो आप खुद में एक बदलाव लेकर आवांगा और फिर जब आप बदलांगा तो दुनिया अपने आप ही बदलेगी। तो आ चीज़ भी अर्थ से निकल का आवे। अब तो बात है आप राष्ट्रीय स्तर पर तो आपने बापू जी ने गांधी जी ने जाना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की तरह की पहचान है, की नज़र से बापू जी ने देखो जावे है, कि तो सम्मान दिया जाए, वो भी मैं थोड़ा जानना चाहूँगा।
देखिए, गांधी जी ने अपना जो एक तरह से सार्वजनिक जीवन जो शुरू किया वो दक्षिण अफ्रीका से किया। दक्षिण अफ्रीका में वो वकील के रूप में ना स्थापित होकर एक समाज सेवी के रूप में स्थापित हुए। उन्होंने वहाँ पर मज़दूरों के ऊपर जो एक रजिस्ट्रेशन बिल जो लागू होता था उसका विरोध किया, और वहाँ से उन्होंने ना केवल भारतीयों को बल्कि अफ्रीकी लोगों को भी उन्होंने न्याय दिलाया। तो शुरुआत तो उनकी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब वो साउथ अफ्रीका में इस तरह का प्रयोग करते हैं, वहाँ के लोगों को न्याय दिलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी को एक सादगी की मूर्ति, अहिंसा का पुजारी और जो समाज को ही अपने जीवन का ध्येय मानता है, उस रूप में उनकी पहचान है। अगर हम बाहर गांधी जी की छवि देखते हैं तो गांधी जी को स्वच्छता से इस तरह से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि एक शांति स्थापित करने वाले नेता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी एक ऐसा व्यक्तित्व रहा जिन्होंने कभी भी हिंसा का प्रयोग करे बगैर बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत ली। वो उनका जो एक सत्याग्रह का जो साधन था, सत्याग्रह का साधन इतना सार्थक रहा कि सबसे पहले जब उन्होंने उसको दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि कैसे जो विरोधी पक्ष है उसका हृदय परिवर्तन होता है, क्योंकि वो विरोधी पक्ष भी ये सोचने को मजबूर हो जाता था कि मैं इसके सामने वाले पक्ष पर इतने अत्याचार कर रहा हूँ और सामने वाला मुझे किसी भी रूप में किसी तरह का मतलब किसी तरह की कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा है, ना ही मेरा कोई प्रतिकार करने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है, जो बात क्या है सत्य है। तो गांधी जी जब सत्याग्रह से अपने आप को शुरू करते हैं और उस रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक छवि बनती है। जब भी हम शांति की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, तो सबसे पहले गांधी जी का नाम आता है। कुछ घटनाएं और भी हैं जो व्यक्ति जब बाहर जाते हैं तो साधारण व्यक्ति भी देखते हैं कि कोई भी आंदोलन हो रहा होता है, चाहे किसी भी पक्ष से जुड़ा हुआ हो, चाहे लेबर से जुड़ा हुआ हो या कोई और रोजगार से संबंधित हो, सरकार का कहीं विरोध चल रहा हो, तो गांधी जी के बताए हुए जो स्लोगन है वो ज़रूर उनके साथ होते हैं। बिल्कुल। तो उनसे ये पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी की जो छवि है वो उस अहिंसा के बेस पर बनी हुई है। तो सत्य अहिंसा के दम पर आप देखा कि आपने की तरीके से आज़ादी दिलाई, अंग्रेजा पर विजय प्राप्त करी। और हंसा जी, विजय की बात हो रही है तो आज विजयदशमी भी है, दशहरा के रूप में जी आप मना रहा। राम जी रावण को वध करो और एक जीत हासिल करी और आप कैसे कहा कि बुराई पर अच्छाई की विजय आज के दिन प्राप्त हुई। तो दशहरे की भी हार्दिक शुभकामनावां अपना सगला दर्शक भाई बहना ने। और हंसा जी आप आया, इतनी अच्छी जानकारी गांधी दर्शन पे दी, भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ, जब तक दो इजाजत, राम राम सा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।